हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम क्लास 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसके चैप्टर नंबर फर्स्ट की हम स्टडी करा रहे थे और मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में एक एक पैराग्राफ करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। पिछले वीडियो में हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमने उद्योग धंधे के ऊपर चर्चा की, क्योंकि हम पाठ पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो इसमें हमने आपको, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के बारे में हमने चर्चा की। हमने कृषि क्षेत्र के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार कृषि क्षेत्र की स्थिति थी भारत की जब औपनिवेशिक शासनकाल भारत में था। इसके अलावा हम औद्योगिक क्षेत्र के ऊपर मैंने चर्चा की, जिसमें मैंने आपको बताया कि देश में सबसे पहले जो भारतीय जो एक इंडस्ट्री सेक्टर था वो डेवलप हुआ, जिसमें मैंने टिस्को का नाम आपको दिया, जो 1907 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी और सीमेंट, कागज आदि की मिलें यहाँ पर स्थापित हो गई थी। इनके हमने टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया। आज हम विदेशी व्यापार पर चर्चा करेंगे। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इंडिया की कैसी थी और वास्तव विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। तो चलो लेके चलते हैं आपको आज के वीडियो की ओर। विदेशी व्यापार क्या है? देखो, प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, लेकिन औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना और स्वरूप और आकार पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो दोस्तों, जो इसमें ये नाम आए हैं, इन पे थोड़ा आपको डिस्कस करना है। जैसे औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क, इन पर सबसे ज्यादा उन्होंने अपनी पॉलिसीज भारत में लगाई थी, क्योंकि कितना तो उत्पादन किया जाए, व्यापार किन देशों से होगा और सीमा शुल्क क्या होगा, इन सभी को लेकर उन्होंने अपनी पॉलिसीज अपनाई थी। इसमें सबसे मेन जो काम था उनका, भारत में जो कच्चा माल जो उत्पाद होता था, जैसे कि रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील, पटसन, और ये वो प्रोडक्शन किया जाता था इंडिया के अंदर, जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अंदर जो मार्केट था वहां पर इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। इसके बाद सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्र जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं का इंग्लैंड में कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयात भी हो गया था। मतलब कह सकते हैं कि जो रेशमी और ऊनी वस्त्र जो बनाए जाते थे भारत में, छोटे मोटे जो उद्योग धंधे थे, वहां से कहीं ना कहीं हम इंग्लैंड से मशीनों का क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे, आयात करते थे। व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। रीजन है क्योंकि इंग्लैंड भारत के अंदर अपना औपनिवेशिक शासन चला रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं इंग्लैंड एकमात्र ऐसा कंट्री रहा जहां तक हमारा जो व्यापार था वो लगभग क्या रहा, सीमित रहा। इसके बाद हम अगर डिस्कस करें तो इंग्लैंड के बाद शेष व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था या होने लगा। एक सबसे मेन है स्वेज नहर या स्वेज कैनल जिसको बोलते हैं। इसके द्वारा व्यापार मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और ज्यादा सख्त हो गया, क्योंकि पहले ब्रिटिश लोगों को आने के लिए एक लंबा रास्ता चुनना पड़ता था, लेकिन स्वेज नहर आने से जो कहीं ना कहीं लाल सागर और अरब सागर के मिड का जो पार्ट था उसको काट कर वहां से एक कैनल सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसको हम स्वेज कैनल सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद तो ब्रिटिश लोगों ने भारतीय लोगों पर अपना और ज्यादा अधिकार कर लिया। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा है, लेकिन इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का जो तेल था जैसी अनेक जो आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय, अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन होने लगा। दोहन मीन्स मैं बोल सकता हूँ शोषण होने लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रिटिश लोग जब वॉर या युद्ध वगैरह करते थे अदर कंट्रीज के अंदर, तो भारतीय लोगों पर ही उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता था। तो इस चीजों को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। लेकिन रीजन है आपका इस चीज पे कि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इतना बड़ा, क्योंकि बस आपको एक याद रखना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो पॉलिसीज जो अपनाई जाती थी उस कारण से कहीं ना कहीं ये इसे देखने को मिली। मैं भी डिस्कस कर रहा था आपसे स्वेज कैनल के बारे में। देखो यहाँ पर ये आपको भूमध्य से दिखाई दे रहा होगा, ये भूमध्य सागर है, ठीक है, और ये लाल सागर है।
ठीक है। भूमध्य सागर लाल सागर के बीच में ये जो डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया भारत में आने के लिए एक मार्ग बना, ठीक है, एक वे बनाया गया जिसको मैं स्वेज कैनल के नाम से जानता हूँ, ठीक है। तो ये मैं जो आपको डार्क कर रहा हूँ इस पे थोड़ा आप ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ये है स्वेज कैनल। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। भारत और इंग्लैंड के बीच राजमार्ग में यूज होने वाले सबसे मेन जो कैनल सिस्टम था, जिसको मैं नहरी प्रणाली बोलूंगा। स्वेज नहर उत्तर पूर्वी मिस्र में स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली कृत्रिम जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को मिस्र पतन, इस पे ध्यान रखना, भूमध्य सागर को मिस्र पतन मतलब बंदरगाह पोर्ट सईद लाल सागर की एक शाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। इस नहर से अमेरिका यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अमेरिका और प्रशांत महासागर के तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया है। स्वेज नहर आज कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग उसका नाम आता है। इस कैनल सिस्टम के कारण अब अफ्रीका जो महाद्वीप है ये, इसके दक्षिण छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि पहले जब यहां से जब यूनाइटेड किंगडम जब यहां से बिजनेस करता था उसको इस प्रकार जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है महाद्वीप, उसकी एक पूरी परिक्रमा कर तब वो ऐसे आया जाता था। तो अब इसकी एक लंबा जो वे था, एक लंबा जो रास्ता था वो कम हो गया और अब सीधा ही संपर्क इससे हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी याद रखनी है, ये सब पैमाने के अनुसार है। तो 1869 में स्वेज कैनल को पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन कर खोल दिया गया था, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय बाजार तक पहुंचना अब काफी सस्ता हो गया था और सुगम हो गया था। थोड़ी और आगे चर्चा करता हूं। मैं जनांकीय परिस्थिति के ऊपर डिस्कस करूंगा। ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर भारत की जो जनसंख्या के विशिष्ट इसकी पॉपुलेशन की जो ब्यौरा है वो सबसे पहले सन 1881 में दिया गया था। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, देश में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो सन 1872 में हुई थी, लेकिन उस जनगणना के अंदर आंकड़े अच्छे नहीं थे, तटस्थ आंकड़े नहीं थे। इस रीजन से ये कह सकते हैं कि जनगणना अनकम्प्लीट रही, इसलिए इसके बाद वापस से सन 1881 फिर से डाटा लिए गए और इसको कंप्लीट जनगणना बोला गया, कंप्लीट सेंसस बोले गए इंडिया के। इसके अलावा मैं यह बात करता हूँ, यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषम पर बहुत ही स्पष्ट दिखाई दी थी। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1981 में के पूर्व का भारतीय जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ सन 1921 के बाद हुआ, ठीक है, याद रखना। 1921 से पहले प्रथम सोपान माना जाता है भारतीय जनगणना का, जनांकीय संक्रमण का, और द्वितीय सोपान 1921 के बाद का माना जाता है। किंतु उस समय तक तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी, मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या देश में नहीं थी और वो विकास भी नहीं कर पा रही थी। सामाजिक विकास की विभिन्न सूचक भी बहुत ही उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर 16% से भी कम थी। ये मेन है आपके लिए कि देश में आजादी से पहले इंडिया की जो साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट थी, वो क्या थी, 16% थी। इसमें महिलाओं की जो लिटरेसी रेट थी काफी कम थी, वो मैं बोल सकता हूँ लगभग 7% थी। और जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं हो पाती थी, मतलब जो चिकित्सा सुविधा थी वो काफी नगण्य थी। यहाँ कह सकते हैं कि जहां ये सुविधा उपलब्ध थी वहां नितांत ही अपर्याप्त जो स्थिति मानी जाती है वो थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण का रोगों का प्रकोप बहुत ज्यादा था। उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी, क्योंकि आश्चर्य नहीं थी उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। सकल मतलब होता है एक वर्ष में 1000 लोगों पर मरने वाले बच्चों की संख्या, लोगों की संख्या सकल मृत्यु दर कहलाती है। उस विशेष रूप में शिशु मृत्यु दर भी अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 40 प्रति हजार हो गई है, पर उस समय तो यह 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रत्याशा पर तो स्तर तो आज भी लगभग 68 वर्ष की तुलना में केवल 44 वर्ष था। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना काफी कठिन माना जाता है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान भारत में बहुत ज्यादा अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। ये मैंने क्वेश्चन है हमारा
कि भारत को ब्रिटिश शासनकाल ने पुअर्टी जैसी समस्या सबसे ज्यादा दी थी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या सबसे ज्यादा दी थी। इसके परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई थी। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं ये भारतीय क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा भाग जो आज भी घरों से वंचित है और झुग्गी झोंपड़े में रहने को मजबूर हो रहा है, उसकी एक दृश्य आपको दिखाया गया है बुक के द्वारा। इसमें कहीं इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया गया है। चलो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन इसमें पुटअप कर लेता हूं जो आपको थोड़ा देखना है। क्या आप स्वतंत्रता से पहले भारत में बारंबार अकाल पड़ने के कारण बता सकते हैं? इस विषय में नोबेल पुरस्कार सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने की पुस्तक गरीबी और अकाल बहुत ही उपयोगी होती है। देखो, ये बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट थे इंडिया के। स्वतंत्रता से पहले इस इकोनॉमिस्ट को मैं आपको पहले बता चुका हूं, नोबेल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। दूसरा है, स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या के व्यवसाय विभाजन की कोई चार्ट बनाई। मतलब 2 पार्ट जब हुए तो बिजनेस सेक्टर के अंदर भारत को किस प्रकार डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि इंडिया का एक बड़ा लार्ज पार्ट पाकिस्तान में चला गया, जिसमें कॉटन टेक्सटाइल के अंदर, और दूसरा है चीनी की मिलें। तो इस कारण से इंडिया के पार्टीशन के समय बहुत ज्यादा नुकसान भारत को देखना पड़ा था। चलो कुछ डिस्कस और कर लेते हैं व्यवसायिक संरचना के बारे में। औपनिवेशिक काल के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। मैं आपको डिस्कस करके मैं बता सकता हूं कि इस समय भारत कंप्लीट रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती थी, इसलिए इनके का जो व्यवसाय जो क्षेत्र था वो काफी लो था। या कह सकता हूं सिर्फ रॉ मेटेरियल को ही हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, मतलब उसको निर्यात करते थे। 70 से 75% जनसंख्या इसमें लगी रहती थी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में क्रम से 10% और 15 से 20% जन समुदाय रोजगार मिल पाता था। मतलब कहने करते लोगों को रोजगार की भी काफी समस्या थी। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी आज के तमिलनाडु और आंध्र, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्र हैं। ठीक है, तो याद रखना मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन कौन से राज्य आज के प्रेजेंट में शामिल होते हैं। तो आपको याद रखना है आज के जो स्टेट हैं उसमें आपको तमिलनाडु का एरिया, आंध्र प्रदेश का एरिया, कर्नाटक का एरिया और केरल के जो प्रांतीय एरिया हैं ये एरिया इसमें शामिल होती हैं। मुंबई और बंगाल के क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कमी आ रही थी। कार्यबल बोले तो वहां पर सस्ता श्रम उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इस कारण से कहीं न कहीं वहां पर इन चीजों की कमी देखने को मिल रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदन रूप बढ़ रहा था। कहने का द्वितीय जो सेक्टर है वो तेजी से क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बट पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर अब साउथ इंडिया को छोड़कर नॉर्थ इंडिया के अंदर कहीं न कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रसार ज्यादा देखने को मिला। उम्मीद करूंगा व्यवसाय संरचना के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने सिर्फ व्यवसाय में भारत की जो कृषि क्षेत्र के बारे में चर्चा की है। चलो मैं अब आपको थोड़ा सा आधारिक संरचना पे बता सकता हूँ कि भारत का स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, आधारिक संरचना इंडिया की किस प्रकार की थी। और इसमें मैं आप कुछ चार्ट के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि वास्तव में इंडिया का जो स्ट्रक्चर था वो किस टाइम का, उस टाइम या कह सकते हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड के समय किस टाइप का था। तो औपनिवेशिक शासनकाल के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, पत्र मतलब बंदरगाह, इनका एक प्रकार से नेटवर्क क्या था, काफी बड़ा बन गया था या विकास हुआ था। इसका मुख्य जो काम था उसका जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना था, मतलब लोगों को उनकी फैसिलिटी अवेलेबल कराना था। ये तो कार्य औपनिवेशिक हित के साधन के ध्येय से में किए गए थे। मतलब कहने का अर्थ ये तो अंग्रेजों ने सिर्फ अपने लिए ही इन काम को किया था, लेकिन भारतीय लोगों ने इनको खुद का विकास माना, जो कि गलत था। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों में कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करना मात्र था। मतलब कहने करते कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिर्फ अपनी खुद की सुविधा के लिए ही कहीं न कहीं इन रिसोर्सेज को यूज किया था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव नितांत कह सकते हैं अभाव था। वर्षा काल में तो ये अभाव और भी भीषण देखने को मिलता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से जो प्राकृतिक आपदाएं, अकाल जैसी स्थिति और ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता था।
चलो डिस्कस थोड़ा और आगे कर लेते हैं। अंग्रेजों ने सन 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया, यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, देश में रेल जो नेटवर्क जो बना वो सन 1850 में देखने को मिला। इसके बाद उनका सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वो कहीं ना कहीं रेलों को भारत में उनकी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में प्रचार प्रसार पर माना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्रा करने का अवसर हमें प्राप्त हो गई। दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिल गया, और किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं की आत्मनिर्भरता के स्तरों पर विपरीत प्रभाव देखने को मिला। कहते हैं कि भारत में निसंदेह विस्तार तो हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से प्राप्त हुए थे। इस प्रकार जो जनसामान्य को मिले वो सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। माना जाता है सड़कों और रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार और समुद्री जल मार्गों के विकास पर भी ध्यान नहीं दिया, किंतु ये उपाय बहुत ही संतोषजनक नहीं रहे थे। रीजन था उनका कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं स्वयं के ध्येय को पूरा करने के लिए इनका विकास किया, डेवलप किया। उस समय के आंतरिक जल मार्ग, मतलब आंतरिक जल मार्ग को हम बोल सकते हैं देश के अंदर जो रिवर्स है, जो नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने के लिए या एक राज्य को दूसरे राज्य से जलमार्ग की दृष्टि से जोड़ने के लिए इन आंतरिक जल मार्गों का यूज किया गया, जिनमें कैनल सिस्टम बनाकर या नहरी प्रणाली बनाकर इनका यूज किया गया। और ये जो पैसा लगता था कहीं ना कहीं सरकारी कोष से किया जाता था, मतलब गवर्नमेंट अपने अंडर रहकर इनका वर्क कराती थी। ऐसा यद्यपि माना जाता है कि रेल मार्ग से स्पर्धा तो नहीं कर पाई ये नहरी प्रणालियां, क्योंकि रेल मार्ग काफी विकसित हो चुके थे नहरी प्रणाली से, फिर भी कहीं ना कहीं जल मार्ग को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लास्ट में छोड़ ही दिया और इस पूरा ध्यान किस पे लगा दिया, रेल तंत्र पे लगा दिया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। तार व्यवस्था मतलब डाक प्रचार प्रसार में बोलूंगा इसको, कि जो डाक व्यवस्था थी भारतीय गवर्नमेंट की, इसमें कहीं ना कहीं उसने मिलिट्री की सूचनाओं को एक जगह दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए ही डाक व्यवस्था का यूज किया था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य को सुविधा तो प्रदान कर रही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थी। माना जाता है कि डाक तार व्यवस्था सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ही थी, भारतीय लोगों के लिए सिंपल एक डाक व्यवस्था थी, जबकि तार व्यवस्था को तो सिर्फ एक व्यवसायिक क्षेत्र में काम लिया जाने वाली एक व्यवस्था माना जाता है। तो बाकी जो हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे इस विषय के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। एक आपको याद रखना है, टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी सन 1932 में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई थी, है ना। मतलब हवाई जहाज को लाने ले जाने के लिए भारतीय कंपनी स्वतंत्र रूप से अपनी एक नींव रखी थी। तो उम्मीद करूंगा कि भारतीय क्षेत्र पर 200 वर्षों तक जो विदेशी शासन रहा, इससे इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था पहले थी वो कहीं ना कहीं डाउन देखने को मिली, और 200 वर्षों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत का एक्सप्लोशन किया, इसका शोषण किया। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। फर्स्ट चैप्टर जो थ्योरिकल चैप्टर था, जो इंट्रोडक्शन देता है मेरे इस बुक का, तो इस बुक के अंदर से जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको समझाया कुछ वीडियो के द्वारा, तो आप इन वीडियो को जरूर देखें। और जो मैंने हाईलाइट किया इन हाईलाइट्स पे बस आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको याद करने हैं और शॉर्ट याद करने हैं। इसके जो नोट्स कॉपी है, जब कभी ऑफलाइन क्लासेस हमारी लगेगी तो मैं आपको इसके नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, और आपको क्लास में एक बार फिर से हम इसको रिविजन जरूर करवाएंगे। थैंक यू।